जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर भारत और चीन के मामलात जो हैं वो तय नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने बड़ा एक अग्रेसिव पोस्चरिंग की है और इंडिया ने कुछ ऐसे शिप्स हैं जो डिस्पैच कर दिए हैं साउथ चाइना सी में। अब ये इसका मतलब क्या है? साउथ चाइना सी का अगर मैं आपको मैप दिखा सकूं, लार्जली ये एक मैप है। एक ये मैप मैं अगर दिखा सकूं आपको कि ये एरिया जो है वो साउथ चाइना सी का मैप है। साउथ चाइना सी है और एक ये इंडियन ओशन है। अगर आप देखें तो इसमें आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और बहुत सारे ममालिक जो हैं उनके बहुत सारे क्लेम्स हैं। बहरहाल, जो चीज़ जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो अपने शिप्स भेज रहा है, वहाँ पे एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रहा है, फिलीपाइंस को मिसाइल बेच रहा है, इंडियन ओशन रीजन में अपनी को सिक्योरिटी की बात कर रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर समझता है अपने आप को। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है वो ये जो एक पूरे का पूरा, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर हैं, जिसे आईएनएस दिल्ली कहा जाता है। एक फ्लीट टैंकर है आईएनएस शक्ति, और सबमरीन हंटर आईएनएस किल्टन जो है वो सिंगापुर के करीब पहुंचे हैं, सिंगापुर पहुंचे हैं बल्कि। और बेसिकली वो कह ये रहे थे, हम जी फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन सिंगापुर के साथ कर रहे हैं। और इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन भी ये बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर ये कहा जा रहा है कि जो आईएनएस किल्टन है वो बेसिकली जो सबमरीन हंटर है दैट रीच टू द वियतनाम, और वहाँ पे वो 12 मई को पहुंचे और जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी की वियतनाम की आर्मी के साथ। आप देखें कितने बड़े पैमाने पे इंडिया बेसिकली अपने आप को वो प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, मजे की बात देखें, ये खिता इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जर्मनी भी, फ्रांस भी, अमेरिका भी, बरतानिया भी, तमाम ममालिक जो हैं वो इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। फॉर अ वन वर्ड दे कॉल एज ए रूल्स बेस्ड ऑर्डर, इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया को क्या मसला है? इंडिया क्यों भेज रहा है, अपनी नेवल डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है? और कहा जा रहा है बेसिकली रिमाइंडर्स टू चाइना कि भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट करें। अगर आप मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करते, सो इंडिया कह रहा है चाइना को कि आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर, तो आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर तो आप लगे हुए हो, और मुसलसल जिसे कहते हैं ना मुश्किल में डाला हुआ है खित्ते के इस ममालिक को। और एक तरफ आप ये कर रहे हो, दूसरी तरफ आप एक टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हो साउथ चाइना सी के इर्द गिर्द जितने भी ममालिक हैं। अगर हम वो जो पिछला मैप था, यहाँ इस मैप में देखें, हांगकांग को देखें, वियतनाम को देखें, फिलीपाइन को देखें, और तो यहाँ से एक जिसे वो कहते हैं ना, एक चैलेंज आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली चैलेंज आ रहा है खिते के तमाम ममालिक को। और उसमें जैसे मैंने बताया कि ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारे के सारे जो ममालिक हैं दे आर इन बिग ट्रबल बिकॉज ऑफ चाइना। इंडिया अपने आप को एक एग्रेसिव पोस्टरिंग करना चाहता है इस खिते में। और लेकिन एक चीज़ है, एक प्रॉब्लम है कि इंडिया जब बात करेगा रूल्स बेस्ड ऑर्डर की, इंडिया जब बात करेगा कि इंटरनेशनल नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करें, मैरीटाइम लॉ की रिस्पेक्ट करें, तो उतनी आवाज़ नहीं बनेगी। जब इंडिया के साथ बाकी ममालिक भी मिल जाएंगे तो फिर वो सारी के सारे एक प्रॉपर जिसे कहेंगे ना एक आवाज़ आएगी। और इसीलिए कहा जाता है कि यूनिफाइड फ्रंट, एक यूनिफाइड फ्रंट जो है वो सामने आएगा। और यूनिफाइड फ्रंट जो है वो उसको आप समझें कि एक वो चाहिए। अगर यूनिफाइड फ्रंट जो नहीं आएगा पूरे के पूरे इस खिते से, तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। सो अगर आप साउथ चाइना सी को देखें और इसके बारे में बात करें या इसके मैप के बारे में बात करें, तो ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स रीजन है। और इस सारे के सारे कॉम्प्लेक्स रीजन में एक चैलेंज है जिसमें किसी मुल्क के पास ना तो कोई कंप्लीट मैंडेट है और ना ही किसी मुल्क के पास ये पोजीशन है कि वो कहे जी कि हम यहाँ पे जो मर्जी कर सके। अब चाइना और इंडिया जो है वो एक तरफ अपनी नेवल कैपेबिलिटीज बढ़ा रहे हैं, राइवलरी उनकी बढ़ रही है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया और चाइना को एलएसी के ऊपर एंगेज किया जाए।
या एलएसी के ऊपर इंगेज हो जाएं, ताकि इंडिया ज्यादा इनसिक्योर फील करे एंड अमेरिका के पास रहे। इंडियंस क्या चाहते हैं? इंडियंस चाहते हैं कि हम इस खित्ते से जंग को बाहर निकाल दें, हम यहाँ से निकलें और साउथ चाइना सी की तरफ चले जाएं, हम यहाँ से निकल जाएं और ईस्ट चाइना की सी की तरफ निकल जाएं, हम यहाँ से निकलें और ताइवान की तरफ निकल जाएं। सो हर मुल्क जो है इट इज वर्किंग कि जो थिएटर ऑफ वॉर है, थिएटर ऑफ वॉर जो है वो चेंज किया जाए। अगर थिएटर ऑफ वॉर चेंज नहीं किया जाता तो देन इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ, जिसे आप कह लें कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें एक मुश्किल, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आप देखें कि एक वक्त था कि जो फिलिपाइन की जो शिप्स थी उनके ऊपर उनको पानी से डराया गया। जी जी, वाटर, वो क्या उसे कहते हैं, उनको डराया और उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, और लेकिन जिसे वो कहते हैं ना, एक चैलेंज था, और एक 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 मुसलसल चैलेंज था। क्या चैलेंज था कि भाई अगर एक वक्त में सारे के सारे ममालिक से या नेबर से लड़ना पड़े तो क्या चाइना लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता भाई। चाइना जो है उसके लिए ये बड़ी मुश्किलात हैं। वाटर कैनन्स अगर मारते हैं आप फिलिपाइन की शिप्स के ऊपर तो चाइना के लिए मसले पैदा होंगे। ठीक है, बहरहाल इसमें भी बात करते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि इंडियन और चाइनीज जो नेवीज हैं उनका अब मुआवजा किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे कि दोनों ममालिक जो हैं दे हैव एयरक्राफ्ट कैरियर, और एयरक्राफ्ट कैरियर का जो फ्लीट्स हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चाइना ने एक नया फूजॉन एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसको रिसेंटली इसी जनवरी में लॉन्च किया था। ठीक है जी। और इसी तरह देखें कि ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो भी अपने नेवल पार को बड़ा फोकस कर रहा है। पाकिस्तान ना तो अपनी नेवल कैपेसिटी पे उस तरह फोकस कर रहा है, शायद हमारी एक बड़ी फौज रही है और हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि उस लेंस में सोचना या उस फ्रेमवर्क में सोचना। तो ये मुझे एक चीज़ नज़र आती है। दूसरा, अगर हम ये देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि चाइनीज़ जो हैं उनका जो डिफेंस बजट है आप देखिए ना, 260 50 60 अरब डॉलर 70 अरब डॉलर डिफेंस बजट, बहुत बड़ा डिफेंस बजट है चाइनीज़ का, और वो इससे भी आगे जा रहे हैं। इंडिया अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जो एक तो रशिया मेड है आईएनएस विक्रमादित्य, और दूसरा जो है आईएनएस विक्रम, जो कि इंडिया का फर्स्ट होम ग्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसके साथ उन्होंने अच्छा भला जिसे कहते हैं ना एमुनिशन वगैरह लेके तो किया हुआ है, भेजा हुआ है इंटरनेशनल बॉर्डर्स में। और चाइना जो है वो इधर मालदीव्स में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, चाइना बांग्लादेश के भी करीब हो रहा है, चाइना श्रीलंका के भी करीब है, चाइना पाकिस्तान के भी करीब है। सो समवेयर चाइनीज चाहते हैं कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके जो ताल्लुकात, उनसे जो दोस्तियां इस खित्ते में करें, ताकि इंडिया को थोड़ा अकेला महसूस कराया जाए। इंडिया चाहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से चीजें हटा के साउथ चाइना सी की तरफ की जाए। ठीक है जी। सो मैं इसलिए समझता हूँ कि इंडिया की जो बेसिक नेवल स्ट्रेटजी कहा जा रही है कि वो अपना जो नेवल कैरियर है वो बे ऑफ बंगाल में लाना चाहते हैं। ठीक है जी, एक इधर लेके आना चाहते हैं और एक अरेबियन सी में लेके जाना चाहते हैं। ये कहा जा रहा है कि चाइना की बेसिक नेवल स्ट्रैटेजी, सॉरी इंडिया की बेसिक नेवल स्ट्रैटेजी है। अब अगर चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर वहां अप्रोच करता है तो इसमें समझ लें कि ये एक 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 प्रॉब्लम होगी। और दोनों ममालिक जो है वो नेवी पे अच्छा भला पैसा लगा रहे हैं, और सबको यही पता है कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन ओशन रीजन में कौन डोमिनेट करेगा, ये चीज़ है। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक आउटलुक है वो पाकिस्तान से हट के अब चाइना की तरफ आ गई है। पहले ये थी कि पाकिस्तान पे वो फोकस किए हुए थे, अब वो चाइना पे फोकस करते हैं, अब वो इंडियन ओशन रीजन पे फोकस करते हैं, और अब वो समझते हैं कि हमें जो हायर स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी है दैट इज टू बी चाइना, और चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, इसीलिए चाइना इंडिया जो है वो उन तमाम ममालिक को वेपन्स देना चाहता है, असला देना चाहता है जो चाइना के खिलाफ है। जैसे हमने ये बात की थी कि फिलीपाइंस को क्यों असला दिया जा रहा है इंडिया की तरफ से, क्यों यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपाइन जो है, सॉरी, यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया जो है वो क्वाड के पार्टनर है, एक और क्वाड का पार्टनर है, एक और क्वाड एस्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि फिलीपाइंस के साथ है। सो इंडिया
अपने आप जिसे कहते हैं ना मसल स्ट्रेंथनिंग कर रहा है, और उन इंडिया को समझ आ गई है कि अगर हमने ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है और इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है इस पे कैसे चलना है, और इंडिया ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में एक एग्रीमेंट्स भी किए हुए हैं बहुत सारे मुल्कों के साथ, ठीक है, जैसे क्रूज मिसाइल का एग्रीमेंट फिलिपाइन के साथ किया, सो ब्रह्मोस देंगे, ठीक है। मैंने अगले दिन हमने जब इस पर बात की तो बताया था कि दीज आर ब्रह्मोस जो हैं वो रशियन इंडिया का जॉइंट प्रोडक्ट है, बट द अमेरिकन्स हैव नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज दे गो टू फिलिपाइंस। वो क्यों? बिकॉज उसी से तो उनको फायदा होगा, ठीक है जी। अमेरिकन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिलिपाइन तो दोस्त है, फिलिपाइन को तो आर्म करना है अगेंस्ट चाइना। सो ये चीजें होती हैं, दीज आर बेसिकली आपके इंटरेस्ट होते हैं। और आप मजे की बात देखें, ऑल दीज कंट्रीज इन द साउथ ईस्ट एशिया आर दे आर वेलकमिंग इंडिया। अच्छा, मजे की चीज देखें, इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तरफ इंडिया ने पाकिस्तान को, इंडिया जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने इंडिया को चलाना बंद कर दिया, इंडिया को चलाना बंद कर दिया पाकिस्तान के लैंड से, ठीक है, और इसलिए अब इंडिया रह गया, पाकिस्तान रह गया सिर्फ अफगानिस्तान, नॉन स्टेट एक्टेड टेररिस्ट और इन चीजों में, और इंडिया बड़ी ग्रेट गेम में निकल के चला गया। इंडिया बड़ी ग्रेट गेम में चला गया है, और इसमें आप देखें ये जो ग्रेट गेम है इसमें वो समझते हैं कि हमें कॉन्टिन्यूसली इस खित्ते में जो जिसे कहते हैं ना कि अपनी इस खित्ते में इन्वेस्ट करना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी जैसे सिंगापुर को देख लें या बाकी ममालिक को देख लें, सब वो सारी अपनी इन्वेस्टमेंट उस खित्ते में करना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज को उन्होंने बदल दिया। इंडियन ओशन रीजन जो है और उसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर, मोजम्बिक चैनल के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अरेबियन सी के ऊपर, बे ऑफ बंगाल के ऊपर, गल्फ ऑफ एडन के ऊपर, पर्शियन गल्फ के ऊपर, रेड सी के ऊपर, इवन के ये जो जितने भी 33 लिटरल कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन कहा जा रहा है कि 3 बिलियन है, इंडिया का ये फोकस है। और इंडिया ये समझता है कि जिसे वो कहते हैं ना कि एक तरफ वो अपनी वो स्ट्रेटेजिक हाईवेज बना रहा है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए समंदरों के अंदर, ठीक है जी। दे आर कॉल्ड एज सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप एंड अमेरिकाज को कनेक्ट करते हैं। याद रखें, इंडियंस डिफरेंट, चाइनीज डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं। वो चाबहार पोर्ट का फायदा, सॉरी ग्वादर का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन हमने उनको उस तरह नहीं उठाने दिया जिस तरह वो चाहते थे। वो चाहते थे हमें कनेक्ट करना, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो समझते हैं कि ये जो एरिया है ना, क्या नाम है उसका यार, पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, अरेबियन सी एंड देन गेटिंग इनटू द रेड सी, ये एरिया खतरनाक है। वो कह रहे, चाइना कह रहा है ऊपर से निकलो, रशिया रशिया सेफ मुल्क है अपना, वहां से यूरोप में एंटर हो जाओ, बजाय इसके कि और यूरोप में एंड ऑलरेडी सेफ कंट्री। ये जो एडवांटेज है ये किसी के पास नहीं है। चाइना क्योंकि एक तरफ आपको पता है साउथ चाइना सी में भी लगता है, वो रशिया से भी लगता है, वो पाकिस्तान के साथ भी कनेक्ट होता है, चाइना को बड़े सारे रास्ते हैं मिलते हैं। बहरहाल एनी हो, ये जो अब जिसे कहेंगे ना कि जो एक पूरे का पूरा इंडिया अपना एक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, जो जिसको इंडिया चाहता है कि हम किसी न किसी तरीके उस स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में तमाम ममालिक के साथ हम इंगेज करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये एक मैप दिखाने की कोशिश करूंगा, एंड यू विल सी कि इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कैसे देखता है, ठीक है जी। लाइक दिस, ये एक जगह से मैंने ये देख रहा हूँ कि आप देखें कि वो उनके लिए ये सारे एरियाज में ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। दिस इज़ व्हाट इंडियन प्रेजेंस है, जो कि ऑरेंज में है, एंड जो पर्पल प्रेजेंस है दैट इज़ इन चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। ग्वादर पोर्ट इज़ चाइनाज इन्फ्लुएंस, पोर्ट ऑफ दोरले इज़ ये जो जिबूती में है, ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है, ठीक है जी। हम्बनटोटा पोर्ट जो श्रीलंका का चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। फिर ये एक और पोर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूक्यू पोर्ट है, ये चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है। लेकिन इंडिया के पास ये जो है बांग्लादेश के अंदर या इनके अपने ये जो है जहाँ पे वो जो आइलैंड है इंडिया का जिसके ऊपर बड़ा इशू भी बन गया इनका मालदीव्स के साथ, वो भी एक इशू है, वो भी एक है।
फिर देन अगलिगा आइलैंड है, वहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस है। सो इंडिया इज जस्ट कॉम्पीटिंग इन ऑल दीज एरियाज। वो चाइना के साथ मुसलसल कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन इंडिया की एक बहुत बड़ी डिज़ायर है कि हम थिएटर ऑफ वॉर चेंज करें। अगर हमने थिएटर ऑफ वॉर चेंज ना किया तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सो इसीलिए इंडिया चाहता है कि ये उस तरफ चले जाएं, हम साउथ चाइना सी की तरफ जाएं, वहाँ पे हम करें। और दूसरा, अगर लेट से इंडिया और चाइना के मिलिट्री रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होते फॉर एग्जांपल, तो उसमें एक सीधी सी बात यह है कि वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ एलएसी के ऊपर ठीक नहीं है, हम आपके साथ वहाँ पे आपके साथ मसले पैदा करेंगे। सो ये एक इनॉग्रल कह रहा हूँ, ये एक ऐसी अब मसला पैदा हो गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अपने जो है ना आसियान के साथ देखें, पूरे के पूरे आसियान के साथ मैरीटाइम ताल्लुकात अच्छे हैं, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना पार्टनरशिप्स भी हैं, इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी है, मैरीटाइम पार्टनरशिप भी है। कहता इंडिया इन तमाम ममालिक को लार्जली ये है कि हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए आते हैं। अमेरिकन भी यही कहते हैं, चाइनीज भी यही कहते हैं, फ्रेंच भी ये कहते हैं, जर्मन भी ये कहते हैं कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इन चीज़ों के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई आते नहीं है, सारे आते वो और चीज़ों के लिए। ये जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो इंडिया में आई और मकसद के लिए थी, और फिर बाद में चीज़ें और हुई। तो ये जितने भी ममालिक दूसरे मुल्कों में जाके कहते हैं ना हम आपकी मदद करने आए हैं, वो मदद करने कोई नहीं आते, वो असल में उनके अपने ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट होते हैं। और ये चीज़ें हैं। बहरहाल ये आप देखें ना, इंडिया कहता है जी कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं हमेशा साउथ ईस्ट एशिया में, जब भी कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन पैदा होती है। फॉर एग्जांपल जो 2004 का जो सुनामी है, अब देखें, दैट्स वेयर यू मेक दीज कंट्रीज अवेयर। छोटे ममालिक हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं, जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स में अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे नेचुरल कैलामिटी आ जाए, डज मालदीव हैज ए कैपेसिटी? नो, वो तो जहाज भी नहीं उड़ा सकते जो इंडिया ने उनको दिए हुए हैं। सो इंडिया कहते हैं कि हम यहाँ पे आपके पास फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे आए हैं। जर्मन भी अपनी नेवल शिप भेज रहा है, क्या कहते हैं, हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं आपको। French, once I had an opportunity to meet with so many military attaches and so many people from the defense sector of these ASEAN countries. तो वो एक ही चीज़ हमें कहते थे, इवन इंक्लूडिंग इन जापान, वो एक ही चीज़ कहते थे, our primary concern in all these matters is that what these countries can help us in shape of natural calamities. ठीक है जी। अब देखें, हर मुल्क जो है वो इंडियन ओशन की तरफ आ रहा है। सो इंडिया चाहता है कि यहाँ से हम निकलें और आगे की कहीं और यहाँ से चलें। सो इंडिया इसलिए अपनी जो नेवल पावर है वो मसल रिफ्लेक्स कर रहा है, और इसलिए वो समझता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, इंडिया ने, आपको पता है, रिसेंटली भी अपने जनवरी-फरवरी में भी कुछ गाइडेड मिसाइल और डिस्ट्रॉयर भेजे थे यमन में के करीब, और इस इलाके के करीब, जब होतीज़ वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, बिकॉज़ उस वक़्त भी वहाँ पे मसले थे, इसलिए इंडिया ईरान की भी मदद लेता है। सो इंडिया अपनी नेवी का मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इंडिया को ये चीज़ का बड़ा एडवांटेज है, क्या भला? इंडिया को ये एडवांटेज बड़ा अच्छा है कि इंडिया ये समझता है कि इंडिया के अंदर एयरफोर्स, आर्मी, नेवी जो ट्राई सर्विस हैं, उसमें किसी एक की उस तरह डोमिनेंस नहीं है। गो कि आर्मी एज ए डोमिनेंस, बिकॉज उनकी मैन पावर ज़्यादा है, इसीलिए थिएटराइजेशन की भी बात होती है और बहुत सारी बातें होती हैं। पाकिस्तान में इस चीज़ का है कि आर्मी की डोमिनेंस है। सो आर्मी की डोमिनेंस होने की वजह से द डिसीजंस आर नॉट टेकन विच कुड बी रैशनल एट टाइम्स, द डिसीजंस आर टेकन विच कुड बी लाइक इन ऑन द बेसिस ऑफ who has a control over what. That is not something very encouraging at times. So ये चीज़ें जो हैं, आप देखें ना, इंडिया एक चीज़ कर रहा है, क्या? इंडिया वाइडली पब्लिसाइज करता है अपनी डिप्लॉयमेंट्स को। आपको पता है, मैं बड़ी देर से इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ, क्यों इंडिया पब्लिसाइज कर रही है सारा कुछ? इधर हमने बंदे बचाए, इधर हमने शिप डूब रही थी, इधर हम गए और हमने वो देखा कि क्या नाम था उसका, पायरेट्स आ गए, हमने बंदे बचाए। सो इंडिया जो है वो अपनी इस सारी की सारी जो डिप्लॉयमेंट्स है, इसको बड़ा हाईलाइट करता है, मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। देखें, एक बात बताऊं, ये शिप चलाना आसान काम नहीं होता। ये जो पेट्रोलिंग है ना,
हज़ारों लोगों को, सैकड़ों लोगों को शिप दे के कहना फलां जगह पे चले जाओ और वहाँ पे जाके क्राइसिस सिचुएशन होगी तो रिस्पॉन्ड करो, खाना पीना, पेट्रोल, चीज़ें, वेपन्स, ये सारा कुछ जो है वो लेके जाना पड़ता है। जब नेवी जाती है समंदरों के अंदर तो वो हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं एंड हर किधर एंटी पायरेसी की प्लानिंग करते हैं, हौथी राइवल से लड़ना है, जिबूती में क्या करना है, रेड सी में ट्रैफिक जा रही है उसका क्या करना है, कहाँ पे पॉलिटिकल रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ पे खुद नेवी ने रिस्पॉन्ड करना है, कहाँ पे किस मुल्क से क्या लेना है। ये बहुत सारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंडिया कहता है, नाउ इंडिया इज सेइंग दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अगर ये ऐसी चीज़ें हैं तो पाकिस्तान को अपने आप को थोड़ा सा अपनी जो ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड पोजीशन है उससे आगे लेके जाना है। पाकिस्तान क्यों नॉट स्टे कि जी हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे और हम हमेशा ऐसे ही इंगेज करते रहेंगे। ऑल व्हाट वी नीड इज एंड ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज कि पाकिस्तान को उन एंगल्स में सोचने की ज़रूरत है जिन एंगल्स में हम माजी में नहीं सोचते रहे। और उसमें ज़्यादातर अगर आप देखें कि अब चाइना अपनी नेवल बेसिस बढ़ा रहा है, इंडिया को इससे मसला है, इसीलिए इंडिया ने अपनी ये जो शिप्स हैं वहाँ पे लगाने शुरू कर दिए साउथ चाइना सी में। जाएगी, वापस आ जाएगी, फिर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मालदीव जो है उसके अंदर एक चाइनीज रिसर्च शिप आएगी, आई है, रिसेंटली आई थी। इंडिया को बड़ी टेंशन है। चाइनीज शिप जो है वो श्रीलंका भी 2022 में 2023 में आई थी, इंडिया को बड़ी टेंशन है। सो इन चीज़ों को देखते हुए इंडिया कहता है ठीक है, फिर तुसी भी आ जाओ, हम भी उस खत्ते में जाएंगे जहां आपको मुश्किलात पैदा होगी। गो कि इंडियन नेवी वहां कुछ करने की कैपेसिटी नहीं रखती है अकेले सिंगल हैंडेडली। देखिए देयर इज अ डिफरेंस। इंडिया इज नॉट इनटू एनी मिलिट्री अलायंस. India is a member of the Quad, but not in any way. For example, India wants to get everything from the Western powers, but in non-military terms. फॉर एग्जाम्पल जो क्वाड को तो उन्होंने कहा जी हम इसको मिलिट्री डायमेंशन नहीं देने चाह रहे, ऑकस को वो कहते हैं कि जी हम इसको नॉन मिलिट्री डायमेंशन देंगे. वी विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम द पार्टनर्स जो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, नॉट इन द शेप कि जो हमारे लिए जहाँ पे हमें अपने लोग जो है वो मरवाने पड़ जाएं या अपने लोगों को इंगेज करना पड़ जाए किसी ऐसी चीज़ में. अब देखना यह है कि जैसे इंडियन जो आर्मी है वो भी इट हैज़ ट्रेडिशनली बीन गेटिंग अ लायंस शेयर ऑफ मिलिट्री बजट. ठीक है जी. और अभी लेकिन एक बात मैं बताऊं कि जो नेवी का शेयर है इंडिया की डिफेंस बजट में वो बढ़ा दिया गया है. पहले ये 14% था, अभी 19%. सो इट मीन्स दिस इज अ राइट डिसीजन कि इंडिया अगर इंडियन ओशन रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाहता है तो नेवी का बजट बढ़ाना पड़ेगा. दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग. पाकिस्तान को भी अपनी नेवी का बजट बढ़ाना चाहिए इन केस हमें अपनी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना है, ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है. अभी तो हमारी $30 अरब की ट्रेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और बाकी जो है हमारी इंपोर्ट है. तो फिर भी यार 60, 70, 80, 90 अरब की इंपोर्ट है, ये कोई मजाक थोड़ा. ठीक है, 50, 60 अरब की हमारी इंपोर्ट है, कोई 90, 100 अरब तो हम डील करते हैं इसको सालाना. ठीक है, तो हमें हमारे लिए ये मसला है. अभी तो हमें कोई ऐसी चीज़ों को देखना नहीं पड़ा, लेकिन कल को for a country like Pakistan, the topmost priority should be to protect its people. दुनिया में देख रही है as a market which is growing. जैसे जो क्या नाम है उसका, कहा जा रहा है कि 2070-75 में हम 12वीं-13वीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे. वो हम कैसे बनेंगे? एज ए कंज्यूमर इकोनॉमी बनेंगे. कंज्यूमर इकोनॉमी मीन्स कि हम जैसे इंडिया आज एक बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी है, हम भी ऐसी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे. सो उसके लिए हमें अपने नेवी के जो एसेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली करना होगा, ध्यान देना होगा. इसीलिए आज इंडिया चाइना को टफ टाइम दे रहा है साउथ चाइना सी में जाके कि आप श्रीलंका और मालदीव्स में आते हो, आप हमारे पार्टनर्स को तंग करते हो. ठीक है, सो हम जस्ट आप हमारे साथ LAC पे तावन नहीं कर रहे. some important strategic developments हैं. We should keep talking, engaging. We should keep talking and monitoring these to understand how the region is growing and how things are shaping in the region.